कितनी बार तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है, मेरा कॉन्शियस सेल्फ कुछ और कहता है, मेरा बिहेवियर कुछ और होता है? और ऐसा कब फील हुआ है तुम्हें, वो बताना है। कब तुम्हें ऐसा फील होता है कि यार मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है? देर इज मे बी अ मेंटल स्क्रिप्ट, मे बी समथिंग, मे बी सम ऑटो पायलट बिहेवियर। वाई कल ही तो मैं ये क्या क्या सोचाया था नहीं करूंगा, मैं फिर करने लगा। कल ही तो बोला था ये नहीं करूंगा, मैं फिर से वही चीज कर रहा हूँ। कल ही तो बोला था नहीं खाऊंगा जंक फूड, फिर से मैं खा रहा हूँ। कल ही तो बोला था कल काम करना स्टार्ट करूंगा, फिर से नहीं कर रहा। व्हाट इज दिस हैपनिंग? किस किस ने रियलाइज किया है कि हमारा कॉन्शियस सेल्फ और हमारा एक्चुअल सेल्फ जो एक्शन करता है वो बहुत डिफरेंट है? कब किया है वो मोमेंट मुझे जानना है। मोमेंट जानना है, कोई काम जानना है, टाइम नहीं जानना कि आफ्टरनून में होता है, शाम को होता है। वो कब होता है, क्या करते हुए होता है? आई थिंक जब खुद से क्या हुआ प्रॉमिस हम ब्रेक कर देते हैं। वो नहीं पूछा, सवाल ही नहीं समझ रहे हो तुम। वो कब होता है? वो जंक फूड खाने के टाइम पे होता है, वो गोल्स पे काम करने के लिए होता है, वो जिम जाने के लिए होता है। वो कब होता है? जब तुम रियलाइज करते हो ये क्या हो रहा है, ये चीज तो वो है जो मुझे नहीं करनी। जब तुम अपने आप से सवाल पूछते हो कि व्हाट इज दिस हैपनिंग। गॉसिपिंग के टाइम पे होता है, गुड। फोन चलाने के बाद, गुड। मोबाइल, गुड। महाभारत देखते टाइम रात में, गुड। जंक फूड खाना, गुड। स्मोकिंग, गुड। फोन चलाते टाइम, गुड। ब्यूटीफुल। तो आज समझते हैं इन सब चीजों के कारण। ऐसा क्यों होता है, कैसे सोल्व करें, क्या करें, कैसे करें? सो ऑफिशियली वेलकम टू दिस सीरीज कॉल्ड द रेशनल एप, जहां पे हम सीखेंगे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, ऑरिजिन्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कि कैसे हमारा एंसेस्ट्रल ब्रेन कोप अप नहीं कर पा रहा है मॉडर्न वर्ल्ड से, कि कैसे इवोल्यूशन ने शेप किया है हमारा मॉडर्न डे बिहेवियर, कि कैसे इवोल्यूशन के पास आंसर हैं हमारे क्वेश्चंस के, लाइक व्हाट, व्हाई वी डू व्हाट वी डू। हमारे कौन कौन से ऐसे इंस्टिंक्ट हैं जो हम बिना सोचे समझे कर जाते हैं, जिनके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता। और इस सीरीज का पर्पस क्या है? द रेशनल एप जो सीरीज है हमने क्यों बनाई है? द रेशनल एप सीरीज का पर्पस है तुम्हें इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी सिखाना, तुम्हें ऑरिजिन्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सिखाना, ताकि तुम अपने इंस्टिंक्ट्स को समझ पाओ, ताकि तुम अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग को समझ पाओ जो लाखों सालों की वजह से हुई है, ताकि तुम उस मेंटल प्रोग्रामिंग को समझ पाओ, अपने बिहेवियर के रूट कॉज को समझ पाओ। मैं जेलस फील करता हूं तो क्यों करता हूं? मुझे फीलिंग ऑफ डिसगस्ट फील होती है तो क्यों होती है? लव, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, एडिक्शन टू जंक फूड, एडिक्शन टू सोशल मीडिया, एंड यू विल गेट आंसर्स टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी क्वेश्चन तुम्हें परेशान करते हैं। एंड दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड योर एनिमल इंस्टिंक्ट्स। एंड दूसरी चीज, वो एनिमल इंस्टिंक्ट्स जो शायद तुम्हें आज के टाइम पे सर्व नहीं कर रहे हैं, शायद मॉडर्न वर्ल्ड में उन एनिमल इंस्टिंक्ट की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई यू विल आल्सो लर्न क्रिटिकल थिंकिंग during this complete series. Why we learn critical thinking? So that you can rise above your animal instincts, so that you can give signal to your brain कि तुम्हें क्या एक्शन लेना है। तुम ऑटो पायलट से कॉन्शियसली एक्शन लेना स्टार्ट करो, ना कि ऑटो पायलट पे एक्शन लेते जाओ अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स की वजह से, ताकि तुम अपना खुद पर कंट्रोल वापस लो। दिस इज व्हाई वी आर होस्टिंग दिस सीरीज, टू टीच यू क्रिटिकल थिंकिंग।
so that you can start taking decision consciously, logically, rationally. That is the purpose of this series, to teach you how to think clearly. And for that it is very important to understand the root cause of our behavior, जिसके जवाब हमें मिलेंगे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में. समझ आया सीरीज? समझ आया? क्योंकि जब तक हम अपने एनिमल इंस्टिंक्ट से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम कुछ मीनिंगफुल नहीं कर सकते. क्या है हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स? जो भी चीज हमें सर्वाइवल के लिए जरूरत है. इसी वजह से हम में से मेजोरिटी 90% लोगों की हरकत अभी जानवरों वाली ही है. अभी हम जंगल से बाहर आए नहीं है. हम या तो खाना ढूंढते रहते हैं, खाना मिल जाए कहीं पे भैया, खाना पेट भर लें. इसी वजह से अलग अलग 36 तरह के मोमोज ट्राई करना, ये करना वो करना, फास्ट फूड की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई. क्यों? एनिमल बिहेवियर है कि भाई एक इंसान है, वो इंसान लग ही रहा है, देखने में है वो ऑलमोस्ट जानवर ही. खाना खाना है, उसे कुछ कुछ करना नहीं करना. दूसरा हमारा बिहेवियर क्या है? सेक्स. वी ऑल आर पागल फॉर इट, कि मिल जाए भैया कोई इंसान जबरदस्ती. जैसे तैसे लड़कों में ये ज्यादा होता है, लड़कों का डिप्रेशन ज्यादा है. इसलिए लड़कों ने तो लड़कियों का जीना मुश्किल करा हुआ है इस वजह से, अपनी नजरों से ही. एनिमल बिहेवियर है. पागलों की तरह घूमते हैं, एनिमल बिहेवियर है. उसके अलावा तुमने बहुत सारे बिहेवियर नोटिस करोगे. तुमने सवाल पूछोगे, ये सोशल मीडिया पे जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, क्यों लोगों को वो इंटरेस्टिंग लगती हैं इतना? एनिमल बिहेवियर है. अभी पिछले कुछ टाइम में कुछ ऐसे आसार बने थे इंडिया पाकिस्तान वाले. लोगों को कितना मजा आ रहा था, उड़ा दो, आग लगा दो, फलाना कर दो. इसलिए बनाई थी सिविलाइजेशन, कि जानवरों में पहले वापस चले जाएं. इतनी दुनिया मेहनत इसलिए कर रही है कि बम गिरा के खत्म कर दें सब कुछ. एनिमलिस्टिक बिहेवियर है. हाउ वी कैन राइज अबव फ्रॉम इट? फॉर दैट वी नीड टू लर्न क्रिटिकल थिंकिंग, कि मेरा एनिमल इंस्टिंक्ट कह रहा है ये करने को, लेकिन मेरी लाइफ में ये चीज पॉजिटिव आउटकम नहीं देगी. मेरा एनिमल इंस्टिंक्ट कह रहा है कि गुस्सा आ रहा है, लड़ाई कर ले. बट मेरा लॉजिकल सेल्फ क्या कह रहा है? वो लड़ाई करके आउटकम क्या होंगे? मेरा रेशनल सेल्फ क्या कह रहा है? एंड जितने ज्यादा तुम अपने एनिमल इंस्टिंक्ट से रेशनैलिटी की तरफ जाओगे, उतने ज्यादा खुद पे कंट्रोल वापस कर पाओगे, एंड उतना ही कम तुम्हें कोई इंसान मैनिपुलेट कर पाएगा. ऐसा क्यों भैया? मेघा एक बार रिमाइंडर डाल देना ग्रुप में कि हमारा ये वाला पार्ट शुरू हो गया है. ऐसा क्यों भैया? क्योंकि एनिमल इंस्टिंक्ट या इवोल्यूशन जो कोर है ना, वो इवोल्यूशन हमारा बना ही सर्वाइवल पे है, डर के बेसिस पे है, कि हमें डर से दूर भागना है. तो जो भी इंसान तुम्हें ये फील करा देगा कि तुम खतरे में हो, फिर वो इंसान तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है. जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, जो रिलीजन्स करते हैं, अलग अलग तुम्हें फील कराते हैं तुम्हें इससे खतरा है, तुम्हें इस रिलीजन से खतरा है, तुम्हें यहां पे खतरा है, तुम्हें इस कंट्री से खतरा है. अच्छा खतरा है तो आप ही बता दो क्या करूं? दैट्स हाउ पीपल कंट्रोल यू, बिकॉज ऑफ एनिमलिस्टिक बिहेवियर. वो इंसान तो पूरा रेशनल है जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसे एनिमली रखना है. तुम्हें उसे रेशनैलिटी प्रमोट नहीं करनी. तुम्हें उसे अंधेरे में रखना है ताकि वो तुम्हें कंट्रोल कर पाए. क्योंकि अगर तुम लॉजिकल हो गए, तुम सही सवाल पूछने लगे, तुम सही जवाब की अपेक्षा रखने लगे, तो कोई सरकार कोई उटपटांग हरकत कर पाएगी क्या? सो ये पर्पज है मेरी इस सीरीज का, कि तुम्हें क्रिटिकली सोचना सीख पाओ, तुम लॉजिकली सोचना सीख पाओ, तुम रेशनली सोचना सीख पाओ, तुम क्लियरली सोचना सीख पाओ, तुम इवॉल्व हो पाओ फ्रॉम एन इरेशनल एप टू अ रेशनल एप, अ लॉजिकल वन, so that you can rise above your animal instincts. That is the purpose of this series. एंड आज इसमें हमारा पहला एपिसोड है, जिस पहले एपिसोड में हम फंडामेंटल समझेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर का ओरिजिन क्या है. व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर? रूट क्या है? इवोल्यूशन में आंसर कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, वो फंडामेंटल हम आज समझने वाले हैं. इस सीरीज में हम कई सारे एपिसोड्स करेंगे. हर फ्राइडे को एक एपिसोड होगा, एंड हर एपिसोड का एक मेन टॉपिक होगा, जिस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से, एंड क्रिटिकल थिंकिंग उसमें कैसे करनी है. जैसे कि मान लो हमने किस दिन टॉपिक ले लिया कि रिलेशनशिप्स के बारे में,
कि वाई पीपल चीट इन रिलेशनशिप, तो वहां पे विल अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन डेप्थ फ्रॉम एन इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी परस्पेक्टिव, कि ह्यूमंस का ओरिजिन क्या है, उस बिहेवियर जो आ रहा है उसका। हम क्या चीटिंग करने के लिए बने हैं? क्या चीटिंग नेचुरल बिहेवियर है या चीटिंग एक्वायर्ड बिहेवियर है? मेल्स के लिए चीटिंग मैटर ज्यादा करती है कि फीमेल्स के लिए ज्यादा मैटर करती है? सेक्सुअल चीटिंग ज्यादा मैटर करती है कि इमोशनल चीटिंग ज्यादा मैटर करती है? हाउ टू थिंक रैशनली जब तुम्हें कोई चीट कर दे, हाउ टू थिंक रैशनली जब तुम किसी को चीट करने वाले हो, हाउ टू। इस सीरीज का पर्पज ये है, हम अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू हाउ यू कैन बिकम मोर ह्यूमन। क्योंकि एक इंसान का काम केवल जानवरों वाली हरकतें करना नहीं है, खाना पीना सोना नहीं है। एक इंसान का काम कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करना है सोसाइटी में। एक इंसान का काम कुछ मीनिंगफुल लाइफ जीना है। तुम सिर्फ यहाँ पे खाने पीने सोने नहीं आए हो। एंड जब तुम ये चीजें समझते हो तो तुम अपने आसपास की दुनिया देखना शुरू करते हो कि हमने तो कितना नाश करा हुआ है। हम तो आजकल तो थोड़े लोग समझदार हो गए हैं सोसाइटी में, बाकी इंडिया के मेजोरिटी हिस्सों को देखो, जहाँ पे एक परिवार में जहाँ पे काम होता है, वहां पे फीमेल का पूरा जीवन इस चीज में निकल जाता है। बच्चे को खाना, मम्मी आई दिन में 3 बार खाना बनाने में, 2 बार सफाई करने में। हम तो सोचते हैं ड्रीम पैशन, अपनी मदर से पूछना उन्होंने सोचा कभी? क्या वो सोच पाए? कभी सोचने दिया उन्हें किसी ने? बट हमने यही बांध गए, यही हमने नियम बना दिए कि एक फीमेल को क्या करना है, 20 22 23 24 साल की हो जाए शादी कर दो, शादी करने के बाद अपने पति का ध्यान रखो। ऐसे इवॉल्व करी है हमने सोसाइटी। रेशनैलिटी प्रमोट की जाती, लॉजिक्स प्रमोट किए जाते। अरे वो अपनी लाइफ को पूरी तरह क्यों ना जिए? क्यों उसको पूरी एजुकेशन ना मिले? क्यों वो कुछ लॉजिकल चीज ना करे? सेम मेल्स के साथ भी है कि भैया तुम ये काम करो, तुम अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है, ये करना है, वो करना है, काम करना है, बस हो गया काम। तो हमारी सोसाइटी की सक्सेस की डेफिनेशन ही इतनी चीप है कि खुद का पेट भर लो, अपने कुछ प्यार बंधुओं का पेट भर लो, हो गया काम। एनिमलिस्टिक ही है। तुम कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो सोसाइटी में? तुम मीनिंगफुल क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? दैट मेक्स यू ह्यूमन। अगर सिर्फ पेट ही भरने आए हो तो तुम में और जानवर में फर्क भी क्या है? जानवर की तरह ही रह लो ना जंगल में। क्या हो गया? पेट ही तो भरना है। यहां पे क्यों कपड़े पहन के इंप्रेस करना है लोगों को? जंगल में रह लेते हैं। अभी जिसकी भी दुआ है, भगवान में मानते हो तो भगवान की, नेचर की, अगर तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितने लोग ने सरवाइव किया है जब जाकर तुम यहां तक पहुंचे हो। तुम्हें कितने लोगों का नाम याद है? अपने फादर, अपने फादर के फादर, अपने फादर के फादर के फादर। इवोल्यूशन है लाखों सालों का। तो सोचो कितने लोग रहे हैं जो तुम यहां तक पहुंचे। थिंक अबाउट इट। कितना रेयर है ये लाइफ, ह्यूमन लाइफ। कितनी रेयर है ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कभी सोचा इस तरह से? तुमसे मैं पूछूं तुम्हारे पापा के पापा के पापा के पापा के पापा का नाम क्या था? तुम्हें पता नहीं होगा। अब पता कितना टाइम है उस चीज को? मुश्किल से 300 साल भी नहीं हुए जो ये जनरेशन जी गई। इवोल्यूशन हुआ है लाखों सालों में। तो कितने लोग लड़े हैं, मरे हैं, सरवाइव किया है, मेटिंग पार्टनर ढूंढा है, जब जाके तुम यहां तक आप पाए हो। इतनी रेयर है ये ह्यूमन लाइफ। इतनी रेयर है ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठेंगे, फोन चलाएंगे, सोएंगे, खाएंगे, फिर सो जाएंगे, बात कर लेंगे इससे, रो लेंगे, धो लेंगे, परेशान हो लेंगे, लड़ लेंगे, सुट्टा पी लेंगे, जंक फूड खा ले, हो गया बस खत्म। ये है, ये बैंड बजाया तुमने। क्यों? हमें ये सिखाया कोई ना, किसने यही सिखाया, यही कर रहे हैं। दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यू नीड टू अंडरस्टैंड द। ऐसे सोचोगे तो इस लाइफ के बारे में ग्रेटफुल होना स्टार्ट करोगे तुम। ऐसे सोचोगे तो इसके समय को वेस्ट करने से पहले सोचोगे तुम कि लाखों सालों में मुश्किल से 50 60 70 80 साल मिले हैं। परमानेंट नहीं है जीवन, कुछ थोड़े समय का ही है। इसको मैं कुछ टाइम पास बकवास करके निकाल दूं या कुछ मीनिंगफुल करूं? एंड टू डू समथिंग मीनिंगफुल यू नीड टू बिकम a rational individual, a logical individual, and you know it to be stopped being controlled by your animal instincts. ये जो स्कूल में होता था ना कि दो दोस्त लड़ रहे हैं, दो जान का लड़ रहे हैं, मजा आ रहा है, मार मार मार। जो ये मार 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 कर रहा है ना, उसके अंदर जानवर है वो जंगल वाला। उनमें कोई एक इंसान होता था जो उनकी लड़ाई को रुकवाता था कि लड़ाई से भला किसी का नहीं होना, लड़ाई रुकवाओ गधो, लड़ते हुए मजे मत लो। साइकोलॉजी की भाषा में सेडिस्ट कहते हैं ऐसे लोगों को। सेडिज्म होता है ये।
जब तुम्हें किसी और को पेन में देख के मजा आने लगे। हमारे अंदर फीलिंग है एक मी वर्सेस देम की। हमारे इसी वजह से दुनिया में स्पोर्ट्स इतना फेमस है। एक एक बात ध्यान से सुनना कान खोल के, क्योंकि स्पोर्ट्स में फीलिंग आती है मी वर्सेस देम, जीत हार। अभी एक इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था ना, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जब भी मैच में कॉन्फ्लिक्ट होता है टीआरपी बढ़ती है, क्योंकि हम सबका जानवर जाग जाता है। मजा आता है हमें जब लड़ रहे होते हैं, हम चाहते हैं मेरा वाला बंदा जीते, मेरा वाला बंदा जीते, क्योंकि मेरा वाला बंदा जीतेगा तो मेरे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे। इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव बाद में समझाऊंगा। समझते हो कि नहीं? जब भी कोई क्रिकेट मैच के इंडिया में फेमस है, जब भी जिस उस मैच में जितनी हीटिंग होती है ना, जितनी लड़ाइयां झगड़े होते हैं, उतना मजा आता है हमें। हम कहते हैं बैंड बजा, गाली बक उसे। अभी शुभमान गिल ने कुछ एक्शन कर दिए थे तो भाई मजा आ रहा है लोगों को, क्या बात है शुभ, जवाब दे दिया, ये कर दिया। इट्स ओके जो भी है, बट अंडरस्टैंड दैट्स वाई बिग बॉस करेक्ट। हम अपनी एक साइड चुनते हैं और मी वर्सेस, अगर हम देश की बात आएगी तो देश चुन लेंगे, फिर देश के अंदर हम सिटी चुन लेंगे, सिटी के अंदर फिर कुछ चुन लेंगे। हमारे अंदर फीलिंग ही है एक मी वर्सेस देम की। एंड इस वाली वजह से सबसे ज्यादा टीआरपी आएगी ही जब जब कॉन्फ्लिक्ट होगा। एंड इसी वजह से कोई भी देश या देश के लोग पीस चाहते ही नहीं है। थिंक अबाउट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप अच्छे हो गए तो क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने में मजा आएगा? सोच के बताना। अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए, क्या मैच की उतनी ही एक्साइटमेंट रह जाएगी? या इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप मान लो और खराब हो गए, इंडिया पाकिस्तान के मैच की एक्साइटमेंट उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर हमारे अंदर और फीलिंग आएगी कि हराओ इनको, इनसे नहीं हारना चाहे कुछ भी हो जाए। दैट्स हाउ एनिमल वी आर। एंड ऐसे ही हमें कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि सबको पता है, जो समझदार लोग ऊपर बैठे हैं, कि लोगों को मजा आएगा। जब भी कोई ऐसा टूर्नामेंट होता है जहां पर दो ग्रुप्स होते हैं, हमेशा इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में क्यों होता है? क्योंकि दुनिया देखना चाहती है मैच, क्योंकि ये लड़े रहे हैं दोनों देश, और इनके मैच देखा होगा तो लोगों को मजा आएगा। इनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, जितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उतना बड़ा मजा। सेम होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ, जो एशेज सीरीज है, उनका अलग कॉन्फ्लिक्ट चलता है, इसलिए वो वर्ल्ड की सबसे फेमस सीरीज है। जितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उतना बड़ा थ्रिल, उतना बड़ा एक्साइटमेंट। हमारे अंदर का एनिमल चाहता है कि भैया ऐसे लड़ाई बढ़े। सो दिस इज हाउ एनिमलिस्टिक वी आर। लेकिन दुनिया में ग्रोथ पीस की वजह से हुई है, लव की वजह से हुई है, कंपैशन की वजह से हुई है। जब हम यहां तक आ पाए हैं एंड आगे दुनिया को लेके जाना है, तो लव, पीस एंड कंपैशन ही चाहिए। जब जाके ही तुम थ्राइव कर सकते हो लाइफ में, ना कि अपने इस एनिमलिस्टिक बिहेवियर की वजह से। समझ आ रहा है? पहुंच पा रहे हो तुम? दिस हाउ नीड टू अंडरस्टैंड। हमारे बिहेवियर को सवाल करना यहां से शुरू करते हैं हम, कि मुझे क्यों इन चीजों में ज्यादा मजा आता है, मुझे क्यों नेगेटिव चीजों में मजा आता है, क्यों मैं हमेशा स्ट्रेस्ड रहता हूँ, क्यों जब मेरी लाइफ में कोई अच्छी चीज आती है तो कुछ दिन मजा आता है और कुछ दिन बाद फिर से वो बोरिंग बन जाती है, मैं खुद दिन बाद फिर पेन ढूंढने लगता हूँ। होता क्यों है ऐसा? क्यों मुझे अपने दोस्तों के बीच में बहुत कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मेरे पैर कांपने लगते हैं? क्यों होता है ऐसा? ऐसा सबके साथ ही कॉमन क्यों होता है? क्या कुछ प्रोग्रामिंग है जो हम सबकी हुई हुई है? इवोल्यूशन के पास जवाब है। हमें जाना पड़ेगा ओरिजिन्स में। इंडिया में वो सारी चीजें, इंडिया में क्या दुनिया में वो सारी चीजें चलती हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है। जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पर हमारे को ज्यादा थ्रिल आता है भाई। अब मैं तुम्हें कोई मूवी दिखाऊं जिस मूवी में विलन बहुत वीक हो और हीरो उसे आसानी से मार दे, तुम्हें उस मूवी में मजा नहीं आएगा। हम चाहते हैं विलन स्ट्रांग हो, मेरे हीरो की बैंड बजा दे एंड में, लेकिन हीरो ही जीते। मेरे अंदर एक अर्ज होती है, मार मार, जीतना पड़ेगा जीतना पड़ेगा। हम एंड तक चाहते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो, बट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होने की अर्ज कब होगी? जब कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसलिए हम हमेशा उस कॉन्फ्लिक्ट को रखना चाहते हैं। इसी तरह से स्टोरी टेलिंग इवॉल्व हुई है, इस तरह से सारी चीजें इवॉल्व हुई हैं। जितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उतना बड़ा थ्रिल, उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट। ये है हमारे बिहेवियर। ऐसे मौकों पे तुम अपने बिहेवियर को क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो एंड थोड़ा ऊपर उठते हो इन टुच्ची चीजों से। एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, जंक फूड, सोचना शुरू करते हो ये दुनिया यहाँ तक पहुंची भी कैसे, कंट्रोल कैसे है।
अगर कोई इवोल्यूशन पढ़े उसने पता होगा निएंडरथल्स हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनका सर हमसे ज्यादा बड़ा था, वो इवॉल्व करके यहाँ तक क्यों नहीं आ पाए? आज से लगभग 2 लाख साल पहले या 1 लाख साल पहले ह्यूमंस की 6 स्पीसीज रहती थी अर्थ पर। आज के टाइम में सिर्फ एक बची है, होमन सेपियंस। ऐसा क्यों? हमने ऐसा क्या अलग किया जो हम इवॉल्व होकर यहाँ तक आ गए? बहुत सारे आंसर्स हैं इवोल्यूशन के पास। एंड इवोल्यूशन ही तुम्हें तुम्हारे बारे में असलियत बताता है कि तुम जैसे भी हो वैसे क्यों हो। हमारी बॉडी में, चलो साइकोलॉजी को साइड रख दो, हमारी बॉडी में जितनी फिजियोलॉजिकल चीजें हैं, हर चीज का एक पर्पस है। हमारी आंख, सेंसिटिविटी टू लाइट, हमारे कान, हमारी नाक, हमारा मुंह, हमारी जीभ, हमारे लिवर, हमारी किडनी, हमारा हार्ट। कोई एक भी चीज ना हो ना तो सारा बैलेंस खराब हो जाता है। हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम, हमारी बॉडी की बनावट, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट एंड सो सिंक्रोनाइज्ड। हर चीज का पर्पस है। ये इवोल्यूशन का गिफ्ट है हमारे को। अब तुम देखो, तुम्हें एनिमल की तरह जीते रहना है, अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स की तरह, या फिर उन्हें ओवरराइड करके रेशनली सोच के सही एक्शन लेना है। हमारे अंदर का एनिमल मरता नहीं है आसानी से। कल भी जब तुम किसी जगह पे ऐसी चीजें देखोगे ना, तुम्हारे अंदर अर्ज आएगी कि मार मार मार, लेकिन तुम्हारा लॉजिकल सेल्फ कहेगा कि यार ये मैं कह तो रहा हूं करने के लिए, मेरा मन तो कर रहा है ये चीजें करने को, लेकिन ये चीज मुझे सर्व नहीं करेगी तो मैं नहीं करूंगा। मेरा मन तो कर रहा है ये नेगेटिव चीज करने के लिए, बट मेरा लॉजिकल सेल्फ स्ट्रांग है। तो हमारा मतलब क्या है? हमारे लॉजिकल और हमारे रेशनल सेल्फ को स्ट्रांग करना, ताकि हम कॉन्शियस डिसीजन ले पाए, एक्टिव डिसीजन ले पाए। यहां तक समझ आई चीजें? दैट्स वेयर वी शुड स्टार्ट द डिस्कशन, दैट्स वेयर वी शुड अंडरस्टैंड, सो दैट्स हाउ रेयर वी आर माय फ्रेंड। इसलिए मैं ये चीजें करता हूं कि अपनी जो एग्जिस्टेंस है ना, इसे वर्थ इट बनाओ। प्लीज लॉजिकली और रेशनली सोचना सीखो। एंड सबसे पहला चीजें होती हैं हर चीज को क्वेश्चन करना। हम तो किसी चीज को क्वेश्चन करें लड़ाई हो जाए, यहाँ पे तो सोसाइटी में हम क्वेश्चन करने भी नहीं देते। यू कैन नॉट क्वेश्चन रिलीजन, यू कैन नॉट क्वेश्चन गॉड, यू कैन नॉट क्वेश्चन एनीथिंग। वाई? सवाल तो करने दो यार। सवाल करके तो सच तक पहुंचा जाता है। आज के टाइम पे तुम जिस भी ऐसी चीज पे बिलीव करते हो जिसका तुम पे आंसर नहीं है, वो तुम्हारा सिर्फ एक बिलीफ है जो किसी और ने तुम्हारे दिमाग में ट्रांसफर किया है। कभी कोशिश नहीं की जानने की कि ये सच है कि नहीं, कितनी सच्चाई है इसमें। या मैं एक क्वेस्ट के लिए जाऊं, इसलिए दुनिया में दो बहुत बड़े तबके हैं। एक है रिलीजन वाली साइड, स्पिरिचुअल वाली साइड, नॉट स्पिरिचुअल बट रिलीजन। और एक है साइंस। हमेशा लड़ाई चलती है, रिलीजन वर्सेस साइंस वर्सेस रिलीजन वर्सेस साइंस। रिलीजन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है एवोल्यूशन में, बट यहाँ तक जो मैं तुम यहाँ बैठे हैं कैमरा, तुम पता नहीं कौन से शहर में हो, कौन सी दुनिया में हो, तुम मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, साइंस का कंट्रीब्यूशन है। चाहे वो मेडिकल में हो, कहीं हर टेक्नोलॉजी में हो, कहीं पर भी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ह्यूमंस ने क्या बना दिया? आज से कुछ सालों पहले क्या था? जमीन, पेड़, यहाँ तक आए बिकॉज ऑफ साइंस। एंड साइंस सिखाती है तुम्हें रेशनली सोचना, लॉजिकली सोचना। एंड द फंडामेंटल क्वेश्चन इज स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, start questioning everything. Do not believe in anything or anyone without questioning, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई भी चीज हो। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। एंड जिस भी देश के लोगों ने ज्यादा सवाल पूछे हैं ना, वो देश हमेशा आगे है। एंड जिस भी देश के लोगों ने कम सवाल पूछे हैं, वो देश हमेशा पीछे है और पीछे ही रहेगा। करेक्ट? सो दैट्स वेयर वी स्टार्ट। हो, दैट्स हाउ ह्यूमन बिहेवियर इज सो मिस्टीरियस। ठीक है?
तो आज पहले हम पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के बेसिक्स, कि भैया इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है क्या, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का मतलब भी क्या है। सबसे पहली बात तो, बिफोर अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यू नीड टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन। पहले हमें इवोल्यूशन समझना पड़ेगा। कौन कौन ऐसा जिसने इवोल्यूशन पढ़ा है कभी जीवन में? चार्ल्स डार्विन वाला इवोल्यूशन, की पहले हम बंदर थे, बंदर से इंसान बने हैं। किस किसने थोड़ा बहुत पढ़ाई? पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी, मोर देन 97% साइंटिफिक कम्युनिटी बिलीव करती है दिस इज व्हाट हैपेंड। जितनी कार्बन डेटिंग है, जितने भी हमें पुराने एंसेस्टर्स के स्कल्स एंड बोन पीसेस वगैरह मिले हैं, सभी चीज दर्शाते हैं। तो फंडामेंटल आइडिया इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को समझना है। सबसे पहले इवोल्यूशन समझेंगे तो ही हमें समझ आएगा इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी अभी बहुत नई चीज है। अभी रिसेंटली हमने एक्सेप्ट किया है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। पहले दो अलग चीजें थी। एक, पहले तो जब चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, उस टाइम पर उन्होंने बोल दिया था कि क्योंकि एक इंसान लाइफ में एक ही चीज में कंट्रीब्यूट कर सकता है ज्यादा, तो उन्होंने बोल दिया था आगे आने वाले टाइम में साइकोलॉजी का बेसिस बनेगी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, सॉरी इवोल्यूशन। उसके बाद एक ब्रांच इवॉल्व होनी शुरू हुई, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, कि इवोल्यूशन ने हमारी बायोलॉजी को कैसे इम्पैक्ट किया है। दूसरी साइड साइकोलॉजी इंप्रूव हो रही थी, जहां पे एक ब्रांच थी कॉग्निटिव साइंस की। फिर आगे आते 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 कुछ साइकोलॉजिस्ट आए जिसमें बहुत सारे नाम हैं, जिसमें डेविड बस एक बहुत रिसेंट नेम है। डेविड बस जिंदा भी हैं आज के टाइम पे, उनके पॉडकास्ट वगैरह बुक्स पढ़ सकते हो तुम जाके। इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस को मिला के एक नई फील्ड स्टैब्लिश की, दैट इज इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। कि इवोल्यूशन जो हमारा हुआ है ह्यूमंस का, ये जिसका भी, उन्होंने साइकोलॉजी पे कैसे इम्पैक्ट किया है, उन्होंने हमारे बिहेवियर पे कैसे इम्पैक्ट किया है इवोल्यूशन में। अब इसको समझने के लिए पहले हमें इवोल्यूशन समझना पड़ेगा। इवोल्यूशन को समझने के लिए पहले हमें डार्विन समझना पड़ेगा। ठीक है, डार्विन कौन है भाई? डार्विन एक व्यक्ति है, तुम्हारी मेरी तरह थे उस टाइम पर, जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन स्कूल कंप्लीट करने के बाद टूर पे जाने का सोचा। तो है वहां पे फैशन की, जाते हैं ऐसे टूर वूर पे वो दुनिया घूमने। तो वहां पर वो ऐसे जाते जाते एक्वाडोर के पास एक आइलैंड पे गए, गलापागोस आइलैंड। वहां पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, गलापागोस आइलैंड पे बहुत सारे अलग अलग आइलैंड है। वहां पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक आइलैंड पे एक बर्ड है, फिंच। एंड उसने देखा कि ये जो बर्ड है ना, इसकी जो, दूसरे आइलैंड पे गए वहां भी उन्हें सेम बर्ड मिली, तीसरे आइलैंड पे गए वहां भी उन्हें सेम बर्ड मिली, चौथे आइलैंड पे गए वहां भी उन्हें सेम बर्ड मिली। उन्होंने देखा कि ये जितनी भी बर्ड्स मुझे मिल रही हैं फिंच, इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तो वही बर्ड, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है उन्होंने देखा, एक वाले आइलैंड पर बर्ड की, फिंच की पीक छोटी थी, एक आइलैंड पर फिंच की पीक लंबी है, एक पर मीडियम साइज की है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? फिर उन्होंने और रिसर्च करना स्टार्ट किया। उन्होंने और देखा कि जिस आइलैंड पर फिंच की पीक लंबी है, वहां पर खाने के लिए फूड अवेलेबल नहीं है। वहां पर अपना पेड़ में पीक डाल के इंसेक्ट निकाल के खाना पड़ता है, जमीन में पीक डाल के इंसेक्ट निकाल के खाना पड़ता है। तो वहां पे अगर पीक छोटी होती तो काम चलता ही नहीं। दूसरा आइलैंड पर जो पीक है उनकी, वो छोटी है, क्योंकि वहां पर इंसेक्ट्स अवेलेबल नहीं है। वहां पर सिर्फ फूड अवेलेबल है जो क्रश करके खाना पड़ेगा, क्रश करने के लिए तो पीक हमें छोटी चाहिए। तो उन्होंने देखा शायद इस वाले आइलैंड पर भी बड़ी पीक वाली जो फिंच है वो रही होंगी, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर इंसेक्ट नहीं थे। एंड दूसरे आइलैंड पर वो सरवाइव कर गई क्योंकि वहां पर इंसेक्ट थे। तो ऐसे उनका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ, और वो ऑब्जर्व करते 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 उन्होंने एक दुनिया को कॉन्सेप्ट दिया जिसने इतनी सारी चीजों के आंसर कर दिए, ह्यूमंस के आंसर कर दिए, कि हम सोच भी नहीं सकते। दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। कि नेचर ने जिन लोगों को, जिन जीन्स को सेलेक्ट कर लिया, वो आगे प्रोपोगेट हो गए, जो सेलेक्ट नहीं हुए वो पीछे रह गए।
नेचुरल सिलेक्शन को एक और चीज बोली जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट का मतलब ये नहीं कि वो जिम जाते थे उस टाइम पे, सर्वाइवल फिटेस्ट का मतलब ये कि उस एनवायरमेंट के हिसाब से वो कितने फिट थे। जैसे जो लंबी पीक वाली फिंच है, अगर वहां पे इंसेक्ट ना होते तो वो नहीं जी पाती। तो वहां पर छोटी पीक वाली भी रही होंगी, लेकिन वो उस एनवायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं थी, तो वो नहीं सरवाइव कर पाई। तो नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया, इसलिए ही हम वो आगे जाके डार्विन को दिख भी पाए। तो उन्होंने अपनी थ्योरी को इवॉल्व किया। उन्होंने क्या बोला, जब भी एक नई जनरेशन आती है, मान लो एक फिंच ने बच्चे पैदा करे और उनके 5 बच्चे हुए, तो उन 5 में थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे जीन्स में। जो भी जीन या जो भी ट्रेट उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाएगी, वो ट्रेट आगे ट्रांसफर हो जाएगी। तो पहले एक लंबी पीक वाली फिंच पैदा हुई होगी, बाकी चारों मर गई, एक रह गई, तो आय की जनरेशन लंबी पीक वाली आ गई। क्योंकि नेचर की सबसे बड़ी फोर्स फोर्स है सर्वाइवल, कि जिंदा रहना है जैसे भी करके। तो जो भी ट्रेट जिंदा रहने में हेल्प करेगी, वो ट्रेट आगे ट्रांसफर होंगी जीन के थ्रू। दिस इज द फंडामेंटल आइडिया ऑफ व्हाट नेचुरल सिलेक्शन, कि जिस जो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू पास कर जाएगा, वो उसका जीन आगे ट्रांसफर हो जाएगी। ये चीज समझ आई तुम्हें? समझ आई? बहुत लोगों ने मेरे साथ पहले भी सुनी ये चीजें। अब नेचुरल सिलेक्शन तो हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो भी ऐसे ट्रेट है जो हमारे, जिसको सर्वाइवल आज के ऐसा ही बोला जाता है, आज के टाइम पे जो भी हमारा बिहेवियर है ना, उसका कोई ना कोई सर्वाइवल बेनिफिट रहा होगा हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पर, जब भी वो चीज यहाँ पर इवॉल्व होके आई है। मतलब कि तुम्हें अगर अपना कोई भी बिहेवियर लगता है ना कि यार जेलेसी जेलेसी क्यों होती है, हम्म, तो तुम इसका इवोल्यूशनरी आंसर ढूंढ सकते हो कि इसका इवोल्यूशन में कोई ना कोई बेनिफिट रहा होगा जब ये ट्रेड यहां तक पहुंची है। क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू फिजिकल ट्रेट्स भी चेंज हुई और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स भी चेंज हुई। जैसे पीक का लंबे या छोटे होना फिजिकल ट्रेट है, जेलेसी साइकोलॉजिकल ट्रेट है। जब तुम्हें पता चलेगा पहले के टाइम पर जेलेसी जरूरी इसलिए थी क्योंकि जो रिसोर्सेज थी वो बहुत कम थी, एंड तुम चाहते थे कि जो मेरे साथ के लोग हैं वो मेरे साथ ही सिर्फ रिसोर्सेज शेयर करें, किसी बाहर के व्यक्ति के साथ रिसोर्स शेयर ना करें। क्योंकि अगर बाहर के व्यक्ति के साथ रिसोर्सेज शेयर करेंगे तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जेलेसी वाला बिहेवियर डेवलप हुआ, ताकि हम किसी तीसरे बंदे को बाहर रख पाए ट्राइब से। दैट्स हाउ वी हैव इवॉल्व्ड। एंड इवोल्यूशन के टाइम पे जो लाइफ थी ना वो बहुत टफ थी। सांप का डर, शेर का डर, अब तो हम रहते हैं यहाँ पर, अब तो इंसानों ने, ह्यूमंस ने काफी कंट्रोल हासिल कर लिया है। पहले के टाइम पे तो सब जंगल में रह ही रहे हैं एक साथ, वहीं पर शेर भी हैं, वहीं पर सांप भी हैं, वहीं पर कहीं पे जगह बना के ह्यूमंस भी हैं। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। तो उस टाइम पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। हमें देखना पड़ता था कि यार मेरे को खाना ढूंढने जाना है, मुझे शेर आके ना खा जाए। तो उस टाइम पर हमारी बॉडी इवॉल्व होना शुरू हुई ओनली फॉर सर्वाइवल, कि जिंदा रहना है। थिंग्स लाइक एड्रेनलिन, जैसे एड्रेनलिन एक हमारे दिमाग में न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, वो इवॉल्व हुआ ताकि जब शेर हमारे आसपास आए तो मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आए, ताकि मैं बच के भाग के निकल पाऊं थोड़ी देर के लिए। आगे जाके हम इवोल्यूशनरी मिसमैच भी समझेंगे कि कैसे आज के टाइम पे हमारे दिमाग में बिना जरूरत के भी एड्रेनलिन और कोर्टिसोल बनता ही रहता है। इस वजह से हम प्रॉब्लम अट्रैक्ट कर लेते हैं। चैलेंजेस को समझेंगे। फंडामेंटल पहले इवोल्यूशन समझो कि इवोल्यूशन हुआ कैसे है, जब जाके तुम आगे समझ आएगा। तो दैट्स हाउ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
कि जो भी इंसान सरवाइव कर गया उसका जीन आगे ट्रांसफर होगा, जो सरवाइव नहीं कर पाया उसका जीन आगे ट्रांसफर नहीं होगा। फंडामेंटल यहां तक क्लियर है? करेक्ट। जिसका जीन सर्वाइव कर गया वो आगे ट्रांसफर होगा, जिसका जीन सर्वाइव नहीं कर गया आगे ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब आज हम पे जो कुछ भी है, क्योंकि तुमने देखा होगा जो हमारे एंसेस्टर्स हैं चिंपांजीज, पहले वो 4 पैरों पर थे, पूंछ थी उनकी, हमारी तो नहीं है पूंछ, हमारा तो नहीं है 4 पैर। क्यों नहीं है? तुमने सवाल नहीं किया कभी? क्योंकि उसका इवोल्यूशनरी एडवांटेज नहीं है, उल्टा डिसएडवांटेज है। जब ह्यूमंस 4 पैरों से 2 पैरों पर आए, उसे हिस्ट्री का बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है, क्योंकि हमारे दोनों हाथ फ्री हो गए कोई काम करने के लिए, सामान उठाने के लिए, आग जलाने के लिए, काम करने के लिए, लड़ने के लिए। ये हमारा इवोल्यूशनरी बहुत बड़ा एडवांटेज था। तो इस वजह से हम ज्यादा सरवाइव किए, इस वजह से ये वाली ट्रेट आज तक हमारे पास है। तुमने कभी देखा है किसी जो वो जो ये जानवर होते हैं, डॉग्स होते हैं, कुछ होते हैं, ये एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं कि भाई क्या बात है, मजा आ गया? हम ही तो करते हैं ये चीजें। उनके तो ऑक्यूपाइड हैं चारों पैर, कह लो हाथ कह लो, जो भी हैं। हम 2 पैरों पे चल सकते हैं, हमारे दोनों हाथ फ्री है, हम दोनों हाथों से हम दुनिया की सारी चीजें इन दोनों हाथों से करते हैं। कभी सोच के देखना तुम। ये बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी एडवांटेज था, इस चीज ने हमें हथियार चलाना सिखाया। हमें हथियार, अब हम हथियार अगर चला पाए तो हम शेरों वगैरह से वो कर सकते थे, हम हथियार बना भी सकते थे, हम हथियार बना के लड़ भी सकते थे, क्योंकि हमारे हाथ फ्री हैं। थिंक अबाउट इट, इस चीज का कितना बड़ा इवोल्यूशनरी एडवांटेज था। तो ऐसा बोला जाता है आज के टाइम पे हम पे जो कुछ भी है उसका कुछ ना कुछ इवोल्यूशनरी एडवांटेज रहा है, कुछ ना कुछ इवोल्यूशनरी एडवांटेज रहा है। और ये हमारी फिजिकल ट्रेट्स को लेकर भी है, हमारे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को लेकर भी है। वो मैं आगे सेक्सुअल सिलेक्शन आएगा तो मैं बढ़ाऊंगा। हमारी हिस्ट्री में ना कुछ बहुत सारे अच्छे इवेंट रहे हैं। सबसे पहला इवेंट लगभग 2 लाख साल पहले होमोसेपियंस इवॉल्व हुए। होमोसेपियंस मतलब जो हमारी तुम्हारी सबकी वो है कैटेगरी, हम सब लोग होमोसेपियंस कैटेगरी में आते हैं। होमो एक हमारा होमो इज अ कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस। होमो के अंदर जितने भी हैं वो सारे ह्यूमंस हैं। होमो के बाद आते हैं कौन? सेपियंस। सेपियंस इज द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस। होमो सेपियंस का मतलब है वाइज मैन। अब इंसान खुद ही वाइज कह रहा अपने आप को। तो होमो सेपियंस हमारी जो कैटेगरी है, सबसे पहला इवेंट वही था। सेपियंस इज स्पीशीज एंड होमो इज जीनस। वो जीन की जो लीनिएज है उसको पूरा होमो कहा गया है। सेपियंस हमारी एक डेडिकेटेड स्पीशीज है। तो इसके अलावा और कुछ कैटेगरी और कुछ इवेंट्स थे। सबसे पहला इवेंट था इसके बाद कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, जो हुआ अराउंड 70,000 साल पहले, जहां पर हमारे ब्रेन का साइज डेवलप होना स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद से ही जो सेपियंस थे ना, उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत करनी स्टार्ट करी पूरे अर्थ के ऊपर। फंडामेंटली एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट, युवाल नोआ हरारी ने लिखी है, सेपियंस, वो पढ़ना आपको बड़ा मजा आएगा। तो जब 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ, अचानक से कुछ चेंजेस आए एंड हमारे ब्रेन का साइज बड़ा होने लगा, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ने लगी। एंड उस इंटेलिजेंस ने हमें मदद किया सरवाइव करने में। उस इंटेलिजेंस ने हमें मदद किया आपस में बॉन्ड बनाने में। उस इंटेलिजेंस ने हमें मदद किया अपने सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाने में। जैसे हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट अच्छे रहे हैं, जैसे आग जलाना सीखना बहुत बड़ा इवेंट था। सबसे पहले टूल्स बनाना बहुत बड़ा इवेंट था। सो ये जो 70,000 पुराना वाला पीरियड था, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इवोल्यूशन में। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा इवेंट आता है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। वो हुआ लगभग 10 से 12 हजार साल पहले। अब भैया एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इतना जरूरी क्यों है? एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जरूरी क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से पहले सिर्फ हंट करके खाना पड़ता था। जानवर को मारना है और खाना है, तो हमें जहां भी खाना मिलेगा वहां जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो कितना टफ था सब कुछ, कितना टफ था।
पेड़ों वेड़ों पे तो थोड़ा बहुत खाना मिलता था, सब लोग को हंट करके खाना पड़ता था। उसके बाद जब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आया, लोगों को एग्रीकल्चर खेती करनी आई, उन्हें उनके पास जब जाके जरूरत से ज्यादा खाना रहने लगा, और जब जाके उन्होंने एक जगह पे रहना शुरू किया, क्योंकि वो वहीं पर खाना उगा सकते थे और वहीं पर रह सकते थे। क्योंकि जब वहीं पे खाना उगाएंगे, वहीं पर रहेंगे, तो अपनी यहाँ पे जाके सिविलाइजेशन फॉर्म होनी स्टार्ट हुई। एंड इसके बाद ही हम लोगों ने सोचना शुरू किया, क्योंकि इंसान सोचता कब है, जब उस पर टाइम होता है। अभी तो तुम पे टाइम ही नहीं है। खाना ढूंढना है, जिंदा रहना है, अपने यहाँ ध्यान रखना है, कोई प्रेडेटर ना आ जाए, मार ना जाए। हम तो यही जी रहे थे। तो ये एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन ने चेंज, अब हम पे बहुत खाना था। अब हमने सोचना शुरू किया। जब हमने सोचना शुरू किया, जब हमने सिविलाइजेशन बनानी शुरू करी, जब हमने नई नई, सबसे इंपॉर्टेंट, कहानियां सुनानी शुरू करी। कहानी सुनानी तो हमने पहले शुरू कर दी थी, स्टोरी टेलिंग। बताऊंगा उसका भी, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। युवाल नोआ हरारी कहते हैं ह्यूमंस की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है ना, वो है उनकी स्किल ऑफ स्टोरी टेलिंग। क्योंकि उन्होंने बोला कि वो इंटरपर्सनल कनेक्शन से, एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला लगभग 150 लोग आपस में रह सकते हैं इंटरपर्सनल कनेक्शन से, गॉसिपिंग से, डिस्कस करके, रिलेशन के साथ, डायरेक्ट रिलेशन के साथ। 150 लोगों से ज्यादा लोग डायरेक्ट रिलेशन के साथ, या एटलीस्ट रिलेटेड टू रिलेटेड पर्सन के साथ नहीं रह सकते। 150 लोगों तक की लिमिट है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है ये। तो 150 लोगों से आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टोरी सुनानी पड़ेगी। कोई ऐसी कहानी जिसमें हम सब विश्वास करें, लाइक गॉड, लाइक कोई मैथोलॉजी, लाइक कोई जीसस काइंड ऑफ गॉड, लाइक एनीथिंग, जिसमें वो भी विश्वास करे जो मैं नहीं जानता। एंड ये चीज सेपियंस ने ऐसी करी जो बाकी कोई ह्यूमंस की स्पीशीज नहीं कर पाई। हमने स्टोरी टेलिंग सीखी। बहुत सारे एंशंट में हमें ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं जहां पे देखा गया है हजारों सालों पहले लोगों ने गॉड बना दिए अलग तरह के, जो सब लोग कलेक्टिवली मिलकर विश्वास करने लगे। क्यों? क्योंकि जब लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को एक साथ रहना है, तो उन्हें कोई ऐसी कॉमन चीज चाहिए जिस पर विश्वास करें। एंड वो विश्वास करने के लिए उन्हें चाहिए एक स्टोरी, क्योंकि वो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। एंड आज के टाइम पे तो उसके हजारों एग्जाम्पल हैं। हमने कंट्रीज बनाई, क्या कंट्रीज एक्सपेक्ट कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं? कंट्रीज जस्ट बॉर्डर ह्यूमंस क्रिएटेड। वी क्रिएटेड मनी। मनी इज जस्ट की हम सबने अग्री किया है कि इस पीस ऑफ पेपर को हम मनी मानेंगे। हमने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, हमने ह्यूमन राइट्स बनाए, हमने अलग कंट्रीज बनाई, हमने अलग ऑर्गेनाइजेशन से जिन्हें क्या कुछ नहीं बना दिया। इवोल्यूशन के टाइम पे कुछ था ऐसा? इट्स जस्ट ह्यूमंस रियल। आज के टाइम पे ये चीजें रियल कोई ना है, कंट्रीज आर जस्ट, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, बहुत सारी चीजें इनमें से। ह्यूमन राइट का तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो 12,000 साल के पहले, जब उसके बाद ये चीजें थोड़ी एक्टिवली होने लगी, जब हमने सिविलाइजेशन बिल्ड करी। इसलिए तुमने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन 3, 4, 5 हजार साल पुरानी मानी जाती हैं। उसके बाद हमने एक जगह टिकना शुरू किया, ये सारी चीजें करनी स्टार्ट करी। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद सब चेंज हो गया। आज तो हम यहाँ पर हैं। अब एआई रिवॉल्यूशन का टाइम चल रहा है, आगे एक नई जीवन निकलेगा। तो ऐसे इवोल्यूशन चल रहा है। ये लीनिएज है, ये लीनिएज मैं तुम्हें बताना चाहता था, ताकि तुम बताओ हमारा इतिहास कैसा सा रहा है। बाकी पूरा जानना है तो होमोसेपियंस वाली किताब पढ़ लेना। अब मैंने तुम्हें इतनी महाभारत क्यों बताई? मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि ह्यूमंस इवॉल्व हो के यहाँ तक आए हैं। आज के टाइम पर तुम्हारे पास जितने भी फिजिकल ट्रेट्स हैं, या जितनी भी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, उनका कोई ना कोई इवोल्यूशनरी एडवांटेज रहा है। जब भी इतने हजारों साल सरवाइव करके तुम यहां तक पहुंचे हो, जस्ट थिंक अबाउट इट। पहले के टाइम पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इतना कम था, ज्यादा था। पहले के टाइम पे सरवाइव करना इतना मुश्किल था। पहले के टाइम पे मेटिंग पार्टनर ढूंढना इतना मुश्किल था। और लेकिन तुम यहां तक आ पाए हो, सोचो कितनी लड़ाइयां हुई हैं तुम्हें यहां तक लाने के लिए। एंड इवोल्यूशन ने शेप किया है तुम्हें। सो जो भी तुम्हारे फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, जो भी तुम्हारे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं,
उस सबका कोई ना कोई इवोल्यूशनरी एडवांटेज है। करेक्ट। तो ये है हमारा फंडामेंटल नेचुरल सिलेक्शन, जहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट माना जाता है कि तुम्हें कुछ भी करके जिंदा रहना है, कुछ भी करके, खाना ढूंढो, लड़ाई करो, दिमाग चलाओ, कुछ भी करो, जिंदा रहना है। एंड जो भी ट्रेड जिंदा रहने में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी वो आगे चली जाएगी। मान लो मेरी बात, उस कोई एक इंसान था, उसकी, वो दिखने में बड़ा अच्छा था, वो काइंड था, लोगों ने कहा ये इंसान हमारे साथ रहना चाहिए, उसे लोगों ने अपने ग्रुप में ले लिया, क्योंकि ग्रुप में हम ज्यादा सेफ फील करते थे, ग्रुप में हम ज्यादा अच्छे से लड़ पाते थे। अब हमारा नेचुरल सिलेक्शन तो हो गया। नेचुरल सिलेक्शन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डार्विन नहीं बताई, दैट इज द सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन को भी और डीप में समझेंगे। वो ये कि भाई मैं जिंदा तो रह गया, मैं बच तो गया, अब मैं, जब तक मेरे बच्चे पैदा नहीं होंगे तो मेरा जीन आगे जाएगा ही नहीं। तो नेचुरल सिलेक्शन तो जरूरी है, जिंदा रहना तो जरूरी है, नेचर का सिलेक्ट करना तो जरूरी है, ऑपोजिट पार्टनर को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑपोजिट पार्टनर ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता मैं कितना फिट हूं नेचर के हिसाब से, मेरा जीन तो आगे जाएगा ही नहीं। यहां पर आता है सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन में ये पता चला कि एक लड़का किसी लड़की को कैसे चुनता था, एक लड़की किसी लड़के को कैसे चुनती थी, वो क्या देखते थे एक दूसरे में, एंड जो हम आज हमारा बिहेवियर मैच होता है। तो आज जो भी तुम्हें ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्टिव लगता है ना, इसका इवोल्यूशनरी रीजन पता है क्या है? ओनली एंड ओनली सेक्सुअल सिलेक्शन, ओनली एंड ओनली मेटिंग। ये इंसान में ये ट्रेड अट्रैक्टिव है, इसका कोई ना कोई इवोल्यूशनरी एडवांटेज रहा है। चाहे हमारे फेस की सिमेट्री हो, हमें सिमेट्री अट्रैक्टिव लगती है, उसका इवोल्यूशनरी एडवांटेज है, क्योंकि जिनके सिमेट्रिकल फेसेस होते थे, मतलब उनके पेट में कोई कीड़े वगैरह नहीं है, उनके साथ एक हेल्दी जीन रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। एज फार एज इवोल्यूशन साइकोलॉजी इज कंसर्न, सेक्स मींस रिप्रोडक्शन। पहले के टाइम पे कुछ हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तो नहीं थे, तो सेक्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्स का मतलब है रिप्रोडक्शन, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो लड़के ज्यादा केयरफुल होते थे कि लड़की ज्यादा केयरफुल होती थी? लड़कियों के लिए क्या मैटर करता है, लड़कों के लिए क्या मैटर करता है? लड़की ने किस बेसिस पर लड़कों को चुना, लड़कों ने किस बेसिस पर लड़कियों को चुना? कौन ज्यादा चूजी था, कौन ज्यादा ईगर था? जो पता चला लड़के ज्यादा ईगर थे, लड़कियां ज्यादा चूजी थी, जो हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं। ये सेक्सुअल सिलेक्शन का पार्ट है। इसके साथ साथ ये भी हम आगे आगे पढ़ेंगे, काफी सारा पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटली समझो, evolutionary psychology is the branch of psychology that examines the human thoughts and behaviors through the lens of evolution. In essence, it asks, how did natural selection shape our mind to solve survival and reproductive challenges faced by our ancestors? And इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, evolutionary psychologists propose that human brain evolved like a Swiss army knife, a collection of specialized tools, mental programs designed to handle specific problems in ancestral environment. उन्होंने बोला कि हमारे दिमाग में, हमारा दिमाग एक जनरल इंटेलिजेंस की तरह नहीं बना है कि एक जनरल इंटेलिजेंस है उसे सब कुछ हैंडल कर लेता है। हमारे दिमाग में बहुत अलग अलग तरह के मेंटल प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं। हमारे दिमाग को बहुत बार कंपेयर किया गया है कंप्यूटर की तरह, कि हमारे दिमाग में बहुत अलग अलग तरह के मेंटल प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बने हैं। जैसे हमने पहले बात की थी, डोपामीन एक पर्टिकुलर चीज के लिए है, सेरोटोनिन एक पर्टिकुलर चीज के लिए है। ऐसा तो नहीं है ना एक ही केमिकल सारे काम कर देता है, अलग अलग केमिकल के अलग अलग काम है, अलग अलग बिहेवियर के अलग अलग काम है। हमारी जो पैसों को लेकर या फिर हमारी जो स्टेटस को लेकर जो अर्ज है वो हमसे अलग चीजें करवाती है, जो हमें ऑपोजिट जेंडर को लेकर अर्ज है वो हमसे अलग चीजें करवाती है। तो हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के मेंटल प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हैं, जो हमारे आज के एनवायरनमेंट में नहीं, एंसेस्ट्रल एनवायरनमेंट में रही है। अब तुम कहोगे भैया आज का जीवन तो इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले था, अग्री? कि भैया आज का जीवन तो इतना मुश्किल नहीं है, ना खाना ढूंढना इतना मुश्किल है, ना तो जीना इतना मुश्किल है, और सड़क पे कोई चाकू लेकर तो घूमता नहीं है, क्योंकि हमने पुलिस बना दी, हमने सोसाइटीज बना दी, हमने सिविलाइजेशन बना दी। आज का टाइम तो इतना मुश्किल नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट आता है इवोल्यूशनरी मिसमैच का।
जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। इवोल्यूशन के टाइम पर या पुराने टाइम पर खाना और एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हाई कैलोरी जो फूड होता था ना, लाइक हनी, लाइक हाई फैट हाई कैलोरी फूड, वो वाला जो फूड था वो हमारे लिए सबसे ज्यादा स्कार्स था कि जैसे तैसे ये मिल जाए, क्योंकि इससे लंबे समय तक एनर्जी रहेगी, लंबे समय तक फूड नहीं चाहिए रहेगा। तो हमारी जीभ ने एक स्पेशल टेस्ट डेवलप किया, हाँ, इन चीजों को लेकर। हाँ, इसलिए कहा जाता है कि स्वीट टूथ वो इवोल्यूशन से आया है, क्योंकि सबसे हाई कैलोरी शुगर में होती है। एंड हमने उसके लिए टेस्ट डेवलप क्यों किया? क्योंकि उससे हमें सबसे ज्यादा समय तक एनर्जी रहती थी। एंड आज के टाइम पे तो खाना अवेलेबल है, बट वो स्वीट टूथ, वो हाई कैलोरी की डिमांड तो अभी भी है। इसलिए थिंग्स लाइक पिज्जा, बर्गर, जंक फूड का एडिक्शन हमें जल्दी होता है, क्योंकि हम इवोल्यूशनरीली वैसे बने हैं। लेकिन क्या हमें उस चीज की आज जरूरत है? नहीं। इसको ही कहते हैं इवोल्यूशनरी मिसमैच। हमने वो जो हमें जंक फूड इतना टेस्टी लगता है, वो क्यों लगता है? हाई फैट हाई शुगर हाई कैलोरी, क्योंकि इवोल्यूशन ने हमारा उसके लिए इवोल्यूशन में कोई एडवांटेज रहा है, ताकि खाना खाने के बाद ज्यादा समय तक खाना ना खाना पड़े। इसलिए हमने उसके लिए टेस्ट डेवलप किया, क्योंकि इवोल्यूशन चाहता था अगर इसका टेस्ट डेवलप होगा जब तो इस वाले खाने को ढूंढेगा। ये पत्ता खाने के बजाय कोई हाई कैलोरी फूड खाएगा ना, जिससे उसे ज्यादा समय तक एनर्जी रहे। तो इवोल्यूशन चाहता था, नेचर चाहता था कि मैं इस तरह का फूड ज्यादा खाऊं, तो टेस्ट डेवलप हुआ। आज के टाइम पे तो उस कैलोरी फूड की जरूरत नहीं है, वो तो हमें मोटा ही कर रहा है। लेकिन हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो तो भाई हजारों सालों पहले हुई है, वो कैसे ब्रेक हो जाएगी? इस वजह से तुम आज अपने घर के सामने ठेला लगा दो मोमोज का, फिर से वहीं लोग आ जाएंगे, इतने ज्यादा क्रेजी हैं। पिज्जा, चीज, चीज बर्गर एंड दिस एंड दैट्स हाउ वी हैव बीन इवॉल्व माय फ्रेंड। ओह। सो हमारे ब्रेन को, जैसे मैंने बोला, कई बार कंप्यूटर के साथ कंपेयर किया गया है। सो वो कहते हैं जायका आवर ब्रेन्स आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन्स बिल्ट बाय नेचुरल सिलेक्शन टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। जैसे कि हमारा हार्ट इवॉल्व हुआ ब्लड पंप करने के लिए, माइंड इवॉल्व हुआ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए, ताकि वो हमारे सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांसेस को बढ़ा पाए। इसके बाद जो चीज समझने वाली है, यहाँ तक चीज समझ आई? कोई चीज समझ नहीं आई तो परेशान मत होना, धीरे धीरे आएंगी। हम धीरे धीरे समझते हैं अपने बारे में। यहाँ तक समझ आया? अब थोड़ा साइकोलॉजी की तरफ जाते हैं। जैसे डार्विन ने पहले ही बोल दिया था, हमारे जो भी ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं जिनका इवोल्यूशन के टाइम पर कोई भी एडवांटेज रहा है, जिन्होंने हमारी सर्वाइवल में मदद की है या जिन्होंने हमारे रिप्रोडक्शन में मदद की है, वो हमारे दिमाग में इंस्टॉल्ड है। ठीक है? तो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म एज अडेप्टेशन समझो, जैसे कि हमारे जो भी फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोग्राम्स हैं या ट्रेट्स हैं, कुछ भी कह लो, लाइक फियर, जेलेसी, इस तरह की जितनी भी हमारे दिमाग प्रोग्राम्स हैं, ये अडेप्टेशंस के थ्रू आए हैं। ये जो ट्रेट्स हैं ये अडेप्टेशंस के थ्रू आए हैं दैट सॉल्व्ड रिकरेंट प्रॉब्लम्स इन एंसेस्ट्रल पास्ट। इन्होंने कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है पास्ट में, इवोल्यूशन के टाइम पर कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है इवोल्यूशन के टाइम पर। इस वजह से ये चीज आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं। लस्ट, लव, लव के बारे में एक पूरा चैप्टर करेंगे। लस्ट, लव, फियर, जेलेसी, डिस्गस्ट, ये जितनी भी चीजें हमारे अंदर मेंटल प्रोग्राम बने हैं, इनका कोई ना कोई पर्पज है। इन्होंने इवोल्यूशन के टाइम पर कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व की है हमारे लिए, जिसने हमारे सर्वाइवल के या रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ाए हैं। एंड जो मैंने कैलोरी रिच फूड वाला एग्जांपल दिया, वो एक इसमें से एग्जांपल है। हमारे, तुमने नोटिस किया होगा, हम बोलते नहीं कि खाना मुंह में पानी आ गया, एक बड़ा एग्जांपल है, सिंपल सा, मुंह में पानी आ गया। हमारा मुंह सच में हमें सिग्नल देता है कि ये वाला फूड हमें खाना है। जब हम जंक फूड देखते हैं, कोई ऐसा फूड देखते हैं जिससे बहुत अच्छी महक आती है, तो हमें अच्छी महक क्यों लग रही है वो? क्योंकि हमें, हमारा दिमाग तुम्हें सिग्नल दे रहा है ये तुझे फूड खाना है, तुझे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। वो मुंह में पानी आ जाना क्या है? वो सिग्नल है तुम्हारे ब्रेन का, वो अडेप्टेशंस हैं।
हमने अडेप्ट किया उन चीजों। इसके साथ दूसरी चीज जो समझनी जरूरी है वो है लाइक फियर ऑफ स्नेक्स। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हो जिसमें पता चला एक छोटा बच्चा भी हो ना, छोटे बच्चे के आसपास अगर स्नेक आए या फिर एक चीज दी गई थी, अब तो वो चीजें हमने उसके उसके कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सपेरिमेंट भी बहुत सारे हुए हैं। दैट इज आज के टाइम पर हम अगर स्नेक्स को देखते हो तो एक नेचुरल डर निकलता है अपने अंदर, एक नेचुरली डर फील करते हैं हम। बोला जाता है कि वो हमारा मेंटल प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पर, हमारे इवोल्यूशन के टाइम पर स्नेक बाइट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। दैट वाज अ वेरी 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 बिग प्रॉब्लम। एंड अगर हमारा फियर जनरेट ना हो तो हम उससे बचेंगे कैसे? सो दैट्स अडेप्टेशन। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एनवायरमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी अडेप्टेडनेस। अब एनवायरमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी अडेप्टेडनेस क्या है, बड़े ध्यान से समझना ये वाली चीज। दैट्स व्हाई मैनी पीपल इन विलेज किल स्नेक्स। दिस रिफर्स टू द वर्ल्ड, एक एक चीज पढ़ूंगा, बड़े ध्यान सुनना। दिस रिफर्स टू द वर्ल्ड इन विच आर एंसेस्टर लिव्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। Our psychological adaptation evolved to fit that world. A hunter gatherer's life for small groups, wild foods, mortal dangers, and minimal technology. The environment of evolutionary adaptedness, not one time or place, but a set of conditions under which our species majorly adaptations developed. मतलब कि जो एनवायरनमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी अडेप्टेडनेस है, वो हमारे एंसेस्टर्स का वो एनवायरनमेंट है जहां पर उन्होंने सरवाइव किया है, जिन जगहों पर उन्होंने साइकोलॉजिकल ट्रेट्स डेवलप की हैं। कि शेर दिखे तो सिग्नल आना चाहिए भागने का। शेर दिखा और मुझे सिग्नल ही नहीं आया तो मैं क्या करूं? क्या करें? अब बोले भैया मुझे गुस्सा बहुत आता है, कैसा करूं कि मुझे गुस्सा ना आए? अरे गुस्सा आना जरूरी है। अगर तेरे सामने कोई दुश्मन आ गया, हमारा इवोल्यूशन में गुस्सा था क्यों? हमारे सामने कोई दुश्मन आ गया, दोनों में से कोई एक ही सर्वाइव कर सकता है, तो बिना एंगर के लड़ूं मैं? मेडिटेशन करने बैठ जाऊं, गला काट जाएगा। सर्वाइवल के लिए बने हम, मेडिटेशन तो बाद में करना सीखा हमने। तो एंगर जरूरी था इसलिए हमारे पास है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरह का एंगर जस्टिफाइड है, उसके बारे में बातें करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के टाइम पर। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एनवायरमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी अडेप्टिवनेस मतलब हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पे वो एनवायरमेंट कैसा था। अब तुम्हारे मन में आता है कि यार मेरे मन में ना एक डिस्गस्ट की फीलिंग है, कि जैसे मान लो जब कोई खाना सड़ जाता है ना, तो मुझे उससे बड़ी गंदी महक आती है, मन नहीं करता खाने का, डिस्गस्ट घिन आती है, ऐसा लगता है ना। तो ये डिस्गस्ट की फीलिंग भी इवोल्यूशन से आती है, ताकि तुम कुछ गलत ना खा लो, जिससे तुम बीमार ना हो जाओ, जिससे तुम्हारे सर्वाइवल के चांसेस कम ना हो जाएं। तो एनवायरनमेंट में ऐसे सेट ऑफ कंडीशंस रही होंगी जहां पर हमें ध्यान रखना पड़ता होगा सड़े हुए खाने का, या ऐसी चीजों का जिनसे हमारे को डेवलप हुई एक डिस्गस्ट, कि महक गंदी आ रही है, मन नहीं कर रहा देखने का भी, ताकि उसे कंज्यूम ना करे ह्यूमंस, क्योंकि उनसे बीमारी हो सकती है। सो इवोल्यूशन एनवायरमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी अडेप्टेडनेस का मतलब है हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पर जो एनवायरमेंट रहा है, जहां पर उन्होंने ये सारी ट्रेड्स अडेप्ट की हैं, डेवलप की हैं। दिस इज दी फंडामेंटल आइडिया। एक और चीज है जो समझनी है, एंड इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में तीन चीजें होती हैं। एक होती है अडेप्टेशन, दूसरी होती है बाय प्रोडक्ट्स, एंड तीसरा होता है एग्जाम्पेशंस। वो मैं तीनों समझाऊंगा। जिस चीज का कोई भी इवोल्यूशनरी एडवांटेज रहा है वो हमने अडेप्ट की। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, उसमें एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है सक करने का, जब भी तो वो फूड कंज्यूम कर पाता है, सबको पता है। बच्चे को कोई सिखाता तो नहीं है बच्चे को सक करना है, बच्चों को कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए। एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो अडेप्टेशन है, उससे बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, वो अपने केयर गिवर को, प्राइमरी गिवर को पकड़ना खींचना शुरू कर देता है, उनसे जो अटैचमेंट बनानी शुरू कर देता है। उसे कुछ सिखाता तो नहीं है, लेकिन उससे उस बच्चे के सर्वाइवल चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन के टाइम पर
जिनको केयर मिलती थी वही तो सरवाइव कर पाएंगे। और केयर किसको मिलेगी? जो अपनी तरफ अटेंशन खींच पाएगा। तो जो बच्चा ऐसा हाथ पैर मारता था उसे ज्यादा अटेंशन मिलती थी, वो ज्यादा केयर मिलती थी, ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते थे। तो वहां से डेवलप हुई कि बच्चों को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल दूं तुम्हें बाय प्रोडक्ट का। तुम्हें पता है कि हमारी जब मदर के वॉर्म में हम होते हैं तो एक बिब्लिकल हमारी कोड के थ्रू हमें फूड मिलता है। जब हम पेट से बाहर आते हैं तो कट हो जाती है। तो कट करने के बाद हमारा एक नेवल बचता है जो हमारे साथ पूरी लाइफ रहता है। हमारे इस नेवल का कोई रोल नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है। ये अम्बिलिकल कोड कहते हैं शायद, समथिंग लाइक दैट। ये बाय प्रोडक्ट है। दैट अडेप्ट, वो अम्बिलिकल कोड अडेप्टेशन थी क्योंकि उसके थ्रू बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा था। और उसके बाद जो हमारा नेवल बचा, दिस इज बाय प्रोडक्ट। इसका कोई काम नहीं है लेकिन ये बाय प्रोडक्ट है अडेप्टेशन का। तीसरा होता है एग्जाम्पेशन। जैसे मान लो कोई ट्रेट इवॉल्व हुई थी किसी और चीज के लिए, अब वो उस चीज से कुछ और हो रहा है, फायदा ही हो रहा है। कोई ट्रेट इवॉल्व हुई थी किसी और चीज को करने के लिए, आज उससे कोई दूसरा फायदा हो रहा है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल मैंने आगे लिखे हैं, समझेंगे। हो, समझ आया? सो नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड, हमने समझा कि आज के टाइम पे जो भी हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, जो भी हमारे फिजिकल ट्रेट्स हैं, जो भी कुछ है, उसका इवोल्यूशनरी एडवांटेज है। अभी हमने सेक्सुअल सिलेक्शन वगैरह नहीं पढ़ा है, उसे आगे पढ़ेंगे। उसका कोई ना कोई एवोल्यूशनरी एडवांटेज रहा है हमारे पास। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजें मोरली जस्टिफाई हो जाती हैं कि भैया मुझे गुस्सा है मैंने मारा, इसका कोई ना कोई एवोल्यूशनरी एडवांटेज रहा होगा, मारना पड़ेगा, नहीं। नाउ यू लिव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटीज टू टेक द वर्ल्ड फॉरवर्ड। हम अपनी लिमिट्स हमें पता होंगी जब भी हम मोरली आगे लेके जा पाएंगे। हम जंगलों में नहीं है आज के टाइम पर। तो ये नहीं कि किसी चीज का इवोल्यूशनरी अगर एडवांटेज है, कोई चीज अगर हमें इवोल्यूशन ने दी है तो वो मोरली जस्टिफाई नहीं होती। ये ध्यान रखना। क्योंकि इवोल्यूशन ने हमें सब चीज अच्छी नहीं दी है। कुछ चीजें बस इवोल्व हो गई हैं क्योंकि वो वाला जो ईईए, इवोल्यूशन, एनवायरमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी एडेप्टिवनेस, उस टाइम पे शायद जरूरत थी, आज जरूरत नहीं है। लेकिन डेवलप हो गई तो हो गई, अब क्या करूं। इसका मतलब ये नहीं है वो हर चीज अच्छी है। यहीं से शुरुआत होती है क्रिटिकल थिंकिंग की, कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इवोल्यूशन ने हमें दी थी, वो उस टाइम पे यूजफुल थी, आज यूजफुल नहीं है। जैसे हाई कैलोरी रिच फूड ढूंढना, जो हमें आज के टाइम पे एडिक्ट बना रहा है। हमें एडिक्ट नहीं बनना, तो हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि मुझे अपने उस एनिमल इंस्टिंक्ट से ऊपर उठना है। समझ रहे हो? दूसरा, अगर हमारे को कोई इवोल्यूशन ने कोई ट्रेड दिया लाइक एंगर, तो ये नहीं कि मैं किसी पे भी अगर एंगर दिखा रहा हूं मैं अपने एंगर को जस्टिफाई कर दूं क्योंकि मेरा एंगर आना तो नेचुरल है क्योंकि वो इवोल्यूशन ने दिया है। नहीं, एंगर सही समय के लिए। क्योंकि आज के टाइम पे तुम जंगल में नहीं रह रहे हो जहां पर तुम्हें हर समय मारना ही पड़ेगा किसी को। तो यहां से होती है शुरुआत क्रिटिकल थिंकिंग की। यहां से जब हम ये समझते हैं कि इवोल्यूशन से हमें क्या मिला है, क्या वो आज के टाइम पे मुझे सर्व कर रहा है कि नहीं। अगर आज के टाइम पे मुझे सर्व कर रहा है तो मैं उस चीज को उस तरह से करूंगा। आज के टाइम पे मुझे सर्व नहीं कर रहा तो मैं अपने आप को रिवायर करूंगा। यहां से मूवमेंट स्टार्ट होता है सोचने का। यहां से स्टार्ट होता है ज्यादा ह्यूमन बनने का, कि नाउ आई एम बिकमिंग मोर ह्यूमन बिकॉज नाउ आई नो कि इवोल्यूशन से मेरे को ये चीज मिली है, लेकिन आज के टाइम में मुझे शायद इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए वजह से कुछ लोग इवॉल्व होके लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग जानवर के जानवर ही रह जाते हैं। एंड जो लोग जानवर रह जाते हैं उन्हें इवॉल्व लोग कंट्रोल करते हैं फिर। इसी वजह से हमें कंट्रोल किया जाता है बाय कंट्रीज, बाय लीडर्स, बाय पॉलिटिशियंस, बाय ऑल। तुम जरा सोच के देखो कि शाहरुख खान एक व्यक्ति है, मैं मानता हूँ शाहरुख खान बहुत बड़े हैं, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने उनकी बहुत सारी चीजें सीखी हैं। लेकिन वो जो हजारों लोग उनके गेट के बाहर खड़े हैं सिर्फ हाथ हिलाने के लिए, इट डज नॉट मेक सेंस। ये फैन कल्चर पागलों वाला, इतना मैडनेस, इट डज नॉट मेक सेंस। हाँ ठीक है, मिल लिए, ठीक है, जाके काम करो टू मेक योर सेल्फ बेटर।
इसी वजह से इट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक क्रिटिकली. यस, वी हैव रिसीव्ड सम थिंग्स फ्रॉम इवोल्यूशन, बट वी नीड टू क्वेश्चन. सेकंड थिंग क्या है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पढ़ने के बाद पता चलेगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है बट तुमने करनी बंद कर दी है. लाइक तुम्हारी सोशल हेल्थ. इवोल्यूशन कह रहा है कि पहले हमने ग्रुप्स बनाने शुरू भी क्यों किए थे? क्योंकि हमें सेफ फील होता था, हमें अच्छा लगता था. तो इसी वजह से जिनके ग्रुप्स अच्छे होते थे वो ज्यादा लंबे समय तक जी पाते थे. तो ह्यूमंस के लिए बहुत जरूरी है ग्रुप्स में रहना. ह्यूमंस के लिए बहुत जरूरी है सोशल कनेक्शंस बनाना. इसलिए हमें सोशल एनिमल भी बोला जाता है. तो इवोल्यूशन ये भी सिखाता है अगर तुमने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है तो तुम्हें वापस से सोशल कैसे होना है. तो जब तुम इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पढ़ोगे तुम ये भी समझोगे कि क्या गलत चीज हम फॉलो करते आ रहे हैं, चेंज करनी है. और तुम ये भी समझोगे क्या सही चीज हमने यूज करनी बंद कर दिया, उसको वापस लेके जाना है. यू विल अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स. समझ आया? सो इस क्रिटिकल थिंकिंग के थॉट के साथ आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं. आधा घंटा हम लेट हो गए हैं बट इट्स ओके. सो दैट्स द फंडामेंटल बिगिनिंग. समझो अभी 2 पन्ने भी कवर नहीं हुए बट मुझे आज तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बतानी थी जो हमें हिस्ट्री के इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट इवेंट बताने थे. कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, हमारा होमोसेपियंस का इवोल्यूशन, उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हमें शेप हुआ है, हमारे इवोल्यूशन हमें कैसे शेप करता है, हमारी फिजिकल चीज़ों को कैसे शेप करता है, हमारी साइकोलॉजिकल ट्रेट को कैसे शेप करता है. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें. दिस इज द फंडामेंटल आइडिया. ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ये बेसिक है. अब तुम्हें पता चल चुका है कि एक इवोल्यूशन तरह की चीज है जिस इवोल्यूशन ने हमारे बिहेवियर को शेप किया है. तो हम इवोल्यूशन के लेंस से ह्यूमन बिहेवियर को समझेंगे. हम बायोलॉजी ज्यादा नहीं समझेंगे कि हमारे हाथ में 5 उंगली क्यों है. इसका भी रीजन है इवोल्यूशन में. ध्यान रखना, हर चीज मिलेगी तुम्हें. हमारे हाथ क्यों ऐसे इवोल्व हुए, हमारा अंगूठा छोटा क्यों है, इवोल्यूशन है ऑल द आंसर्स. तो बायोलॉजी हम नहीं पढ़ेंगे, हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे. बिहेवियर ऐसे क्यों है, जेलेसी क्यों है, प्रोक्रास्टिनेशन क्यों है, ओवर थिंकिंग क्यों है, गुस्सा क्यों है, लस्ट क्यों है, हंगर का क्यों है, हम मिसमैच क्यों है. दैट विल अंडरस्टैंड. तो फंडामेंटल क्लियर हुए तो जस्ट राइट डाउन. यस.